हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। मैं हूं अजहर और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। उम्मीद है आपने सिलेबस पलट के देखना शुरू कर लिया होगा और आपने देखा होगा कि आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप एजुकेशन एकेडमी के बारे में जान लीजिए। एजुकेशन एकेडमी इससे पहले भी ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता रहा है, लेकिन अब हम लोग इसको ऑनलाइन मोड में भी लेके आने वाले हैं, तो आप ऑनलाइन मोड में भी इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या, हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके ओरिजिन से हमको ज्यादा कुछ यहाँ डिस्कस नहीं करना, लेकिन चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, जहां से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअल पार्ट शुरू होता है, और इसका वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी उस पर लगने वाले टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, शुरू में हम लोग ये जितने भी कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पहले हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज को लेके। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, उसको हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, और आखिर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एटम पे वो आयनाइज हो जाता है, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके बराबर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ बॉडी और अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट इज एबल टू प्रोड्यूस एज वेल एज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज न हो तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी मैटर के अंदर अगर चार्ज होगा, मटेरियल के अंदर चार्ज होगा, तभी वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक तरह से कह लें किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करता है। ठीक है, ये यहां पे आगे लिखा भी है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड नेवर फाउंड फ्री। नेवर फाउंड फ्री लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब चार्ज बिना मास के या बिना मैटर के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज वही एग्जिस्ट करेगा जहां पे मास होगा, मास से इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमें पता है चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है या प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी अपना कुछ ना कुछ मास होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का भी आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के आसपास होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि चार्ज बिना मैटर के, बिना मास के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगली प्रॉपर्टी क्या है? द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, हम किसी भी बॉडी पे जब चार्ज के बारे में बात करते हैं तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी मटेरियल पे या फिर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही एक्सेस, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाए, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो,
तो डेफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज जैसे निकाल देंगे तो उसके बराबर उस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है, अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको बताने के लिए हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट बता देने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज की यूनिट हमने बताया है कि चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो है कूलम। अच्छा, चार्ज एक कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक डेराइव क्वांटिटी है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ा है कि करंट आई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, Q बाई टी। तो हमें पता है कि ये करंट जो है इसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को हम लोग यहाँ पे लिखा है कि कूलाम से मेजर करेंगे, कूलाम में मेजर करेंगे, और ये है टाइम सेकेंड में। तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज को देखें तो ये करंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट और टाइम दोनों की यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका हो जाएगा कूलाम को अगर हम लिखें तो एम्पियर और टाइम का सेकेंड, तो कूलाम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो कूलाम जो है एक डेराइव्ड यूनिट है, और ऐसे ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जो करंट और टाइम, जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमें यहां डिस्कस करना है चार्ज के बारे में। तो पहली एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यहां पे कह रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तमाम तरह की चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है, तो कह रहा है अगर टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम का अगर टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहे तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व है। ठीक है, इसको एक तरीके से और कह सकते हैं जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, या फिर 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही हम लोग यहाँ चार्ज के बारे में कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, मतलब हम चार्ज को पैदा नहीं सकते और नहीं चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम, एक ये आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम, और इस पे कुछ भी चार्ज हो, जैसे मान लो एक +1 कूलाम का चार्ज हो, यहाँ पे -2 कूलाम का चार्ज, यहाँ +2 कूलाम का चार्ज, यहाँ -3 कूलाम का चार्ज, यहाँ। तो अगर इस पे नेट चार्ज देखा जाए तो देखो यहाँ पे है -2 और -3, -5 कूलाम, और ये प्लस का 3 कूलाम। तो इस सिस्टम पे अगर हम नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम या इन द सिस्टम, तो ये है आपका -5 कूलाम और +3 कूलाम। तो टोटल इस पे -2 कूलाम चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सिस्टम पे हमेशा ही चार्ज कितना रहेगा, -2 कूलाम चार्ज ही रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना न हो। ठीक है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग।
तो सराउंडिंग से इसका सिस्टम का जब कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, पूरे यूनिवर्स का चार्ज नहीं बढ़ेगा और न ही घटेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है अगली प्रॉपर्टी। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि चार्ज हमेशा ही क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं। ठीक है, हम क्वांटाइजेशन किसको कहते हैं इसको समझना आसान है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, ये पेन कितने नंबरों में एग्जिस्ट कर सकता है। पेन या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10, 12, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा इस जिस नंबर में एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा ही इंटीजर होगा। ठीक है, पेन कम से कम कितना एग्जिस्ट कर सकता है, तो 1। हमेशा 1 से कम पेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि 0.5 पेन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.75 पेन, 0.8 पेन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कम से कम 1 पेन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 एग्जिस्ट करेगा, 1.5, 1.7, 1.6, 1.3 ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हमेशा ये पेन जो एग्जिस्ट करेगा वो इंटीजरल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही जब चार्ज के हम क्वांटाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा या चार्ज कहीं पे भी होगा वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजरल मल्टीपल में ही होगा। और कहीं पे भी जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कहीं पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये चार्ज का सबसे छोटा क्वांटिटी है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, कहीं पे भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजरल मल्टीपल में होगा। यहाँ पे जो हमने n लिखा है ये n क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, वो हमेशा इंटीजर में ही होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी भी बॉडी पे 2.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ Q की एक वैल्यू दे दी, Q इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हमें देखना है कि इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा किसी भी बॉडी पे। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप सिंपल इस फॉर्मूले में करके देख लो। Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Ne, और Q की वैल्यू दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻⁹, और n की वैल्यू हम देखेंगे कि अगर इंटीजर आ रहा है तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर इंटीजर नहीं आएगा तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो n और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 2.8, आप 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल कर दो, तो 2.8 और 1.6 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब इतना चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे भी कोई चार्ज है और वो क्या, अगर 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है, क्या इतना चार्ज कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर सेम फॉर्मूले पर अगर अप्लाई करके देखें तो Q इक्वल टू Ne लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें n इंटीजर मिलना चाहिए, Q अपॉन E कर सकते हैं। Q की वैल्यू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁹, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो आप यहां से अगर इसको देखें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 1.6 से 3.2 कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 2। तो यहां से n की वैल्यू है ये 2 आ गई, और n2 जो है एक इंटीजर है, इसका मतलब Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव और निगेटिव टर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हों तो हमें नेट चार्ज बताना हो तो सिंपल उन सभी चार्जेस का हम अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। उनको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, ऐसे -2 कूलाम चार्ज प्लस 2 कूलाम चार्ज मिलके वहां पे 0 कूलाम चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि -2 कूलाम और +2 कूलाम चार्ज मिलके वो गायब हो गए। ठीक है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमें वहां पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन वो -2 कूलाम और +2 कूलाम चार्ज गायब नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज कभी भी खत्म नहीं होता, गायब नहीं होता, और नहीं उसको पैदा किया जा सकता है। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसको एक और छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना होता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ऐसा क्यों, जबकि उसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन वही अगर हम हाइड्रोजन से बाहर निकाल लें तो हाइड्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो निकला उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों जब एक एटम के अंदर आ गए तो उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और वो चार्ज गायब हो गया। ठीक है, फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आगे की क्लासेस में या फिर इसी क्लास में आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार लॉ, कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव निगेटिव में तो एग्जिस्ट करता है, और हमें पता है कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हों, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हो रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो दोनों के बीच में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके बारे में बताता है कूलॉम्स लॉ। अच्छा, जो चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन निकाला। जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ चार्ज है, एक हम चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज Q1 ले लेते हैं और दूसरा चार्ज Q2 ले लेते हैं, और कंसीडर करते हैं कि इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r। यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज और छोटी सी मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो हम चार्ज ले रहे हैं वो ले रहे हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या है, हम कंसीडर करेंगे कि ये टोटल चार्ज जो है वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो फैला हुआ नहीं है। ठीक है, हम जितने भी ये चार्जेस लेके अभी डिस्कशन करेंगे, जब तक आगे हम कंटिन्यूअस चार्ज के बारे में डिस्कशन नहीं करते, तब तक हम सभी चार्जेस को किसी एक पॉइंट पे
कंसेंट्रेटेड ही मानेंगे। ठीक है, तो कूलाम ने कहा कि अगर ये दो चार्जेस हैं, अगर ये मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे। अगर सब सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि Q2 जो है Q1 पे एक फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग लिख रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। ऐसे ही हम यहाँ Q2 चार्ज पे देख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। अच्छा, डायरेक्शन तो हमने शो ही कर दिया है, तो यहां से हम बस इसको वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सिंपल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कूलाम ने आखिर कहा क्या, कूलाम ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वहां के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव है, इससे बस चार्ज वो फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड इन चार्जेस के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो पॉजिटिव साइन है या निगेटिव साइन है, बस फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी बात थी कि इन्होंने कहा कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप चाहे तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, इसको हम चाहें तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें हटाना होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम उसके जगह पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं F इक्वल टू, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे K और ये Q1 Q2 अपॉन दिया हो जाएगा R स्क्वायर। K को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इस K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस K को एक और टर्म की तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, तो ये चार्जेस जो अभी हमने रखे हैं इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये रखा है वैक्यूम में, ये चार्जेस कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट जो हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस या फिर
जहां वैक्यूम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस। जैसे हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, स्पेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाती है 1/4 आप चाहें तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, याद रख भी सकते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और देखो k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यूनिट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका कूलम्ब्स लॉ। अगर ये फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेई नीट और बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला के की वैल्यू कई बार आपको पेपर में गिवन रहेगा, लेकिन मोस्टली गिवन नहीं रहता है। एग्जाम में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये वैल्यूज याद रखें, तो आप लोग भी ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद है कि आपको ये कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। और मान लो यहां से कुछ डिस्टेंस पे, जिसको हम लोग लिख रहे हैं r1, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। मान लीजिए r1 जो है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है q1, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा चार्ज मान लीजिए हमने यहां से रख दिया और इसका पोजीशन वेक्टर हो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, यहां पे एक चार्ज रख रहे हैं हम q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2, क्लियर, ठीक है। तो अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर दो पोजीशन वेक्टर्स हमको गिवन हो और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करते हो आप। अगर इसका डिस्टेंस r2 का डिस्टेंस चाहिए r1 के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं r21 वेक्टर के फॉर्म में। या फिर अगर हमें q1 का डिस्टेंस चाहिए q2 के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, इसका डायरेक्शन होगा इधर, इसका डायरेक्शन होगा इधर और इसका डायरेक्शन होगा इधर, क्योंकि हम इस चार्ज का डायरेक्शन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, ठीक है। इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसे ही इस वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसीलिए इनका डायरेक्शन भी क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है। अगर मान लो ये दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस पे ये जो चार्ज लगाएगा उस चार्ज का डायरेक्शन, जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर। और इस फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, और इसको हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसका डायरेक्शन इधर होगा और हम यहाँ लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको समझनी है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर है r1 और r2, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो हम r21 निकाल सकते हैं या r12 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हों तो हमें r21 अगर फाइंड आउट करना है, मतलब पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r2 माइनस r1 के टर्म में, ठीक है। या फिर अगर हम इसको r12 लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं r1 माइनस r2, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां से आप देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है,
तो वेक्टर्स को हम लोग अपोजिट लिखना हो तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि R21 जो है वो R12 के अपोजिट में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम लोग डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वेक्टर में आपको पता है कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है R12 या R21, तो उस डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे R21 के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि R21 कैप, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। तो ये हो गया R12 कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ऐसे ही R21 जो है, R21 वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहां से लिखेंगे R21 वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड लगा के दिखाते हैं, तो R21 मॉड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे R12 कैप निकाल रहे हैं तो सिंपली कर देंगे R12 वेक्टर और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया यूनिट वेक्टर। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो F21 जो डायरेक्शन है ये है R21 के डायरेक्शन में, तो इसका अगर हमें डायरेक्शन लिखना हो ना तो हम यहां लिखेंगे R21 कैप, ये इसके डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 और वो उसमें डायरेक्शन भी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड है 1। अगर हम यूनिट वेक्टर से किसी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें या किसी और वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिस यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में लिया गया है उस वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे F21 ले रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में है, R21 डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम यहाँ कैप दिखा दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे ये जो फोर्स है ये है R12 डायरेक्शन में, ये हमने वेक्टर लिखा है R12, इसका डायरेक्शन है इधर, तो यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो R12 कैप इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग अब इसके वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के। जैसे मान लीजिए हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1, तो यहां पे हम लिख रहे हैं F21 वेक्टर। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे K, Q1, Q2, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड। नीचे हम लोग लिखते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, हम चार्ज देख रहे हैं 2 पे, तो हम लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये वेक्टर